सचिन तेंदुलकर, ये नाम सुनते ही बैटिंग रिकॉर्ड्स, Sachin Tendulkar becomes the highest run scorer in the history. गॉड ऑफ क्रिकेट दिमाग में आता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, 34,000 से ज्यादा रन्स और 100 सेंचुरीज कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। एंड यही चीज है जो उन्हें क्रिकेट का भगवान बनाती है। लेकिन आज के इंडियन फैंस को ये नहीं पता कि जिस सचिन तेंदुलकर को हम उनकी बैटिंग के लिए प्यार करते हैं, उसी सचिन तेंदुलकर को लोग एक टाइम पे खराब कैप्टनसी की वजह से गालियां तक देते थे। 1996 में 23 साल के यंग सचिन को टीम की कैप्टनसी दे दी गई थी, बट एक साल के अंदर ही अंदर सचिन तेंदुलकर को कैप्टनसी से हटा दिया गया और उन्हें वन ऑफ द वर्स्ट कैप्टन तक कहा गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी, भगवान कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर से कैप्टनसी छीन ली गई? कोई खिलाड़ी कितना भी महान हो, लेकिन वो एक सक्सेसफुल कैप्टन बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और ऐसा हमने क्रिकेट में कई बार होता देखा है। बट इस कहानी में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सचिन तेंदुलकर की करियर का हमें ये वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा। साल था 1996, जहां एक तरफ इंडियन क्रिकेट में तेजी से ट्रांजिशन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक 23 साल का नौजवान खिलाड़ी अपनी बैटिंग से पूरे देश का दिल जीत रहा था। 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाला ये खिलाड़ी अब 23 की उम्र में पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा था। 1996 का वर्ल्ड कप आते आते इंडियन टीम की बैटिंग अब बस सचिन तेंदुलकर के आसपास घूमने लग गई थी। और यहाँ तक कि अपोनेंट्स तक ये कहते थे कि अगर मैच जीतना है तो सचिन को आउट जरूर करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि कपिल देव और सुनील गावस्कर के बाद अब एक नया सितारा इंडियन क्रिकेट को मिल गया है। और इसी प्राइम के बीच सचिन तेंदुलकर के कंधों पर एक नई जिम्मेदारी आकर खड़ी हो जाती है, और वो थी कैप्टनसी। यानी अब वो 23 साल का खिलाड़ी जो कि इस उम्र में बहुत कुछ अचीव कर चुका था और आगे आने वाले समय में भी करने वाला था, वो अब इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बन चुका था। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सही में उस टाइम पर बस सचिन तेंदुलकर ही बेस्ट चॉइस थे इंडियन टीम की कैप्टनसी के लिए? अब फॉर्म तो उनके साथ था ही, लेकिन इसके अलावा सचिन तेंदुलकर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऑलरेडी कैप्टनसी कर चुके थे और उसमें उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा था। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले ही उन्होंने मुंबई को 1995-96 की रणजी ट्रॉफी भी जितवाई थी, जो कि उन्हें एक प्राइम कंटेंडर बनाता है कैप्टनसी के लिए। और अगर आपको ये कम लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग एवरेज एज अ कैप्टन 99.65 का था। ये सब देख के हम इजीली कह सकते हैं कि यंग सचिन तेंदुलकर को कैप्टनसी का बैटन पास ऑन कर देना एक बुरा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था। एंड उन्हें कैप्टनसी इसलिए मिली थी क्योंकि उनके मेन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन पिछले कुछ सीरीज एंड टूर्नामेंट्स उतना इंप्रेसिव परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसी सब को देखते हुए 10 अगस्त 1996 को सचिन तेंदुलकर को इंडियन टीम की फुल टाइम कैप्टनसी थमा दी जाती है। एंड इवन उस टाइम पर इंडियन क्रिकेट काफी ज्यादा राइज कर रहा था, जिस वजह से इंडियन प्लेयर्स को काफी ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट भी मिल रही थी, एंड जिस वजह से वो उनके लिए काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया था। एंड आज के टाइम में काफी ज्यादा लोग ट्रेडिंग को एज अ सोर्स ऑफ इनकम लेके चलते हैं, बट उनके पास डाउट होता है कि कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करे। एंड इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ बिनोमो के बारे में, जो कि है बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एंड इवन इसका इंटरफेस काफी ज्यादा इजी टू यूज और कन्वीनियंट है, और इससे तुम लोग डेली बेसिस पर ट्रेड करके काफी अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। लाइक ये ग्राफ है जिसमें जस्ट मुझे ट्रेड करना है कि अभी ये ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे, और मुझे लगता है कि ये ग्राफ अभी ऊपर जाएगा, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर देता हूँ। एंड अब मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। एंड सी गाइस, हमने कितना इजीली प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। सीरियसली इसको यूज करना काफी इजी है। एंड डोंट वरी, अगर तुम लोग बिगनर हो तो तुम लोग डमी अकाउंट भी यूज कर सकते हो, जिसमें तुम्हें $10,000 मिलेंगे, जिसको यूज करके तुम लोग जीरो रिस्क पर फ्री होकर ट्रेड करना सीख सकते हो। एंड आफ्टर लर्निंग फ्रॉम दिस, तुम लोग खुद के पैसों से ट्रेड करके भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड इवन बिनोमो का डिपॉजिट प्रोसेस भी काफी इजी है, जस्ट कुछ ही स्टेप्स में आप इजीली डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर तुम अपने दोस्तों को भी रेफर करते हो तो एक्स्ट्रा $10 to $20 भी मिलना पक्का है। तो वेट किसका है, अभी जाके डाउनलोड करो बिनोमो को और रजिस्टर करके डेली बेसिस पे अर्निंग करना शुरू कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सचिन तेंदुलकर अपनी कैप्टनसी की शुरुआत माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करते हैं, जब ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया आई हुई थी, वो भी एक वन ऑफ टेस्ट खेलने के लिए। हालांकि ऑफिशियल कैप्टनसी की शुरुआत उनकी श्रीलंका के खिलाफ क्वाड्रेंगुलर सीरीज में हो चुकी थी, जहां उन्होंने अपनी ओडीआई कैप्टनसी डेब्यू मैच में ही शतक मार दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच इंडिया बुरी तरह से हार गई थी, एंड इंडियन टीम को मीडिया के द्वारा काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन उनकी कैप्टनसी का जो असली टेस्ट था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। उस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन टीम राइज कर रही थी, और पिछले कुछ सालों में तो एक के बाद एक टैलेंट्स आ रहे थे। फिर चाहे हम बात करें ग्लेन मैकग्राथ की या फिर शेन वॉर्न की, दोनों ही क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लेजेंडरी बॉलर्स रहे हैं। वेल, अगर आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के अराउंड एक पूरी डेडिकेटेड सीरीज देखनी है जिसमें हम डिस्कस करेंगे उनके बेस्ट टैलेंट्स एंड माइंडसेट के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो ऑसी माइंडसेट। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दिस सीरीज एज सून एज पॉसिबल। ऑस्ट्रेलिया के इन्हीं प्लेयर्स के खिलाफ तेंदुलकर अपनी कैप्टनसी का आगाज करने वाले थे। वो वन ऑफ टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इनॉग्रल टेस्ट भी था। अब टेस्ट मैच इंडिया में था, तो ऑब्वियसली इंडिया ने वो मैच बिना किसी परेशानी के जीत लिया था, एंड इनॉग्रल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर
पकड़ ली थी। यहाँ से सचिन की कैप्टनसी की शुरुआत हो गई थी, जो कि काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी, लेकिन क्या उसके बाद ये कंटिन्यू रह पाया, ये तो सचिन तेंदुलकर खुद भुलाना चाहेंगे। उसके बाद हुई हर सीरीज में मोर और लेस हमें ये चीज देखने को मिली, और वो थी हार और निराशा। एंड आई एम नॉट जोकिंग एट दिस पॉइंट। इंडिया को पहले साउथ अफ्रीका जाकर टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार मिली, फिर उसी टूर की ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका से 4-0 से शिकस्त। एंड सभी फैंस को यही लग रहा था कि इंडियन टीम जहां पर एक साल पहले थी अब वहीं आ चुकी है। सचिन हालांकि बैटिंग में अभी भी अपना जादू फैला रहे थे, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आ रहा था। सचिन की कैप्टनसी का डेब्यू जिस मैच में हुआ था, जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट था क्वाड्रेंगुलर कप में, उसमें उन्होंने ब्रिलियंट सेंचुरी लगाई थी, जिसके बारे में हम बात ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं। उस मैच में स्टार्टिंग में लग रहा था कि इंडिया मैच जीत सकती है, लेकिन दूसरी इनिंग आते आते इंडिया के सारे विनिंग चांसेस चले गए। श्रीलंका ने वो मैच कन्विंसिंगली 9 विकेट से जीत लिया एंड सचिन की कैप्टनसी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिजल्ट था उसने लोगों को इतना ट्रिगर नहीं किया था, और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, जब पूरे देश का फेवरेट प्लेयर दुनिया में नंबर 1 हो और जो पूरी टीम को एक तरफा कैरी कर रहा हो। भला एक मैच एज अ कैप्टन हारने से थोड़ी बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन श्रीलंका वाले उस मैच की सेकंड इनिंग में सचिन ने बॉलिंग में कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से मीडिया, फैंस सब उनके पीछे पड़ गए थे। एंड ऐसा ही कुछ सेम हमें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज में भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी कसर पूरी नहीं हुई थी। मार्च 1997 इंडियन टीम इस बार वेस्ट इंडीज का दौरा करने जाती है, वही वेस्ट इंडीज जिसने हाल ही में अपने क्रिकेट का ताज अपने सर से खो दिया था, जो वेस्ट इंडीज बस बचे हुए वॉल्श और एमरॉस के कराए हुए चमत्कार से जीत रही थी, और पिछले एक साल में कुछ ज्यादा उखाड़ भी नहीं पाई थी। उसी सेम वेस्ट इंडीज से इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाती, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैच के टेस्ट सीरीज 1-0 से हार जाती है। नहीं केवल टेस्ट सीरीज बल्कि 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज भी इंडिया 4-1 से हार जाती है, और इस सब की वजह किसे बताया गया? सचिन तेंदुलकर को, जो खिलाड़ी अभी देश के लिए 1996 के वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहा था, जिसकी तारीफ कर लोगों के मुंह नहीं रुकते थे। उसी खिलाड़ी को अब हर सीरीज के बाद गालियां पड़ रही थी, एंड वो सचिन तेंदुलकर की पूरी कैप्टनसी करियर का लोएस्ट पॉइंट बन के रह गया। और इसका रीजन बड़ा सिंपल था, उनका काफी डिफेंसिव माइंडसेट। सचिन तेंदुलकर की कैप्टनसी में अप्रोच काफी डिफेंसिव मानी जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर हम बारबाडोस टेस्ट मैच को भी देख सकते हैं, जहां 4th इनिंग्स में 120 का टारगेट होते हुए भी इंडिया केवल 81 रन पे कोलैप्स कर गई। यहाँ पे क्रिटिक्स ने ये तक आर्ग्यू करा कि सचिन को डिफेंसिव अप्रोच ना रखते हुए अग्रेसिव वे में मैच खेलना चाहिए था एंड केवल विक्ट्री पे फोकस करना चाहिए था, ना कि मैच को ड्रॉ कराने के लिए। लेकिन हम सबको ये भी पता है कि ना केवल सचिन बल्कि पूरी टीम में किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया था। सचिन इस मैच के बाद इतने गुस्से और निराशा से भर चुके थे कि उन्होंने सौरव गांगुली को पोस्ट मैच में खरी खोटी तक सुना दी थी। बैटिंग में कोलैप्स हो जाना एट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। इंडिया का मिडिल ऑर्डर बार बार कोलैप्स कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि प्रेशर में टीम इंडिया कुछ और ही प्लेयर्स के साथ खेल रही है। एंड इवन उस पॉइंट तक राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण भी टीम का पार्ट बन चुके थे। बॉलर्स को ढंग से यूज ना कर पाना, सचिन के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर होने के बावजूद वो उनका 100% यूज नहीं कर पा रहे थे। फिर चाहे हम बात करें अनिल कुंबले की या फिर वेंकटेश प्रसाद की, उनका फुल पोटेंशियल कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा था, और इसी के साथ साथ बॉलर्स को भी सचिन ढंग से रोटेट नहीं कर पा रहे थे। बट ये हार का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक खराब दौरे के बाद इंडिया के सामने एक और चैलेंजिंग टास्क था, इंडिपेंडेंस कप। इंडिया की 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी को मार्क करते हुए ये ट्राई नेशन टूर्नामेंट रखा गया था, जिसे इंडिया होस्ट कर रही थी। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उस इंडिपेंडेंस कप में, उस ट्राई नेशन टूर्नामेंट में इंडिया के अगेंस्ट उनके आर्च राइवल पाकिस्तान और श्रीलंका भी खेल रहे थे। एक तरफ इंडिया जो अभी भी पिछले कुछ सालों में अपना फॉर्म ढूंढ रही थी, एंड वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और श्रीलंका जो कि लिटरली अपने प्राइम फॉर्म में थी। फैक्चुअली स्पीकिंग पिछले हुए 2 वर्ल्ड कप्स को इन्हीं 2 टीम्स ने जीता था, 1992 में पाकिस्तान ने और 1996 में श्रीलंका ने। तो ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं था, और ऐसा हमें पहले मैच से ही दिख गया जब इंडिया पाकिस्तान से एक क्लोज एनकाउंटर में 35 रन से हार गई। वो मैच इंडिया के लिए बस एम्बैरेसमेंट से भरा हुआ था, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने इंडिया के बॉलर्स की जो पिटाई करी, जो आज भी फॉर्मर प्लेयर्स की याद दिला देती है, और खासकर सईद अनवर की वो 194 की पारी जिसने उस दिन सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। दूसरा मैच इंडिया का श्रीलंका के खिलाफ था, जो कि इंडिया जीत जाती है, और यहीं से इंडिया का उस टूर्नामेंट में कमबैक शुरू हो गया। इंडिया ने बाकी के टूर्नामेंट में डिसेंट परफॉर्म किया और श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में अपनी जगह बना ली, लेकिन जो मैजिक इंडिया ने टूर्नामेंट में दिखाया था वो शायद वहीं तक था, और इंडिया फाइनल में श्रीलंका से हार जाती है। ये दूसरा ऐसा टूर्नामेंट बन गया जो इंडिया तेंदुलकर की कैप्टनसी में हारी हो। इसके बाद तो मीडिया हो या फिर क्रिकेट एक्सपर्ट्स, सब तेंदुलकर की कैप्टनसी को जी भर के क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि कैप्टन से बस एक ही चीज एक्सपेक्ट की जाती है,
एंड वो है जीत, जो कि हमें उनके पूरे टेन्योर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। एंड इस पे हम सचिन के फॉर्म को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये फैक्ट है कि सचिन लेट 90s में अपने करियर के पीक पर थे एंड ऐसा हमें उन सब मैचेस में दिख रहा था जहां पर इंडिया हारी है। उसके बाद श्रीलंका में जाके टेस्ट सीरीज भी 0-0 से ड्रॉ हो जाती है और ओडीआई सीरीज में इंडिया श्रीलंका से 2-1 से हार जाती है। सचिन खुद इस पॉइंट पे काफी डिप्रेस हो चुके थे और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इंडियन टीम आखिर क्या लैग कर रही है एंड उनकी कैप्टनसी में कहां पर दिक्कतें आ रही है। फिर वो पल आ गया जिसने पिछले 1 साल की भसड़ को शांत करके रख दिया। नवंबर 1997 में हुए कोका कोला कप में इंडियन टीम 5 में से 4 मैच हार कर बाहर हो गई एंड बीसीसीआई ने फाइनली सचिन को कैप्टनसी से हटा दिया। शायद इस पॉइंट तक खुद सचिन और बाकी के टीम मेंबर्स भी समझ चुके थे कि अब सचिन तेंदुलकर से कैप्टनसी नहीं हो पा रही है एंड उन्हें अपनी बैटिंग पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। सुन के भी काफी अजीब लगता है कि जो प्लेयर लिटरली अपनी प्राइम फॉर्म से गुजर रहा हो, जो आगे जाके क्रिकेट का भगवान बनने वाला हो, वो प्लेयर अपनी कैप्टनसी की वजह से अपने ही देशवासियों से गाली खा रहा था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फेस सचिन के लिए एक नाइटमेयर साबित हुआ। सचिन ने इवन अपनी बुक में भी ये लिखा है कि उनका कैप्टनसी टेन्योर उन्हें डरा हुआ फील कराता था। जो प्लेयर लिटरली क्रिकेट में हर चीज अचीव कर चुका हो, वो प्लेयर अब डिप्रेशन में ज्यादा दिख रहा था, वो भी बस अपनी कैप्टनसी की वजह से। उन्होंने अपनी बुक में ये भी लिखा है कि उन्हें हार से सख्त नफरत है और टीम को मिली हार की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने सर पर लेते थे, क्योंकि एट द एंड वही कैप्टन थे। जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी तब भी उन्हें काफी टाइम लगा इस कैप्टनसी के ट्रॉमा से बाहर निकलने में, क्योंकि सचिन तो अपना बेस्ट दे ही रहे थे मगर चीजें उनके हिसाब से नहीं जा रही थी, स्पेशली वेस्ट इंडीज के टूर के दौरान जहां उन्होंने क्रिकेट छोड़ने तक का डिसाइड कर लिया था। एंड इवन वो 1997 के वेस्ट इंडीज टूर को ही अपनी कैप्टनसी का लोएस्ट पॉइंट बताते हैं, जहां इंडिया इजी सा दिखने वाला मैच भी हार रही थी, और खासकर बारबाडोस वाला वो मैच जहां इंडिया 120 चेस करते हुए 81 पर ही ऑल आउट हो गई एंड वेस्ट इंडीज वो सीरीज 1-0 से जीत गई। एंड इसमें सबसे शॉकिंग बात ये है कि सचिन एक रात पहले पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि वे लोग ये मैच इजीली जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में अपनी बुक में ऐसे लिखा था, In fact, the night before during dinner at a restaurant in St. Lawrence Gap, Barbados, I remembered a joke with the waiter who was predicting a West Indies victory. लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस वेटर की बात अगले दिन सच निकलेगी। अगर स्टैट्स वाइज देखे तो हमारे सामने पिक्चर और क्लियर निकल के आती है। अपने इस ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा की कैप्टनसी के टेन्योर में सचिन ने 25 टेस्ट मैचेस और 72 ओडीआई मैचेस में कैप्टनसी करी। ये तो साफ साफ पता लगता है कि जिस कैप्टनसी को 1 साल में ही सैक कर दिया गया, उसकी स्टैट्स कितने बेकार हो गए। उनकी कैप्टनसी में खेले गए 25 टेस्ट मैचेस में इंडिया केवल 4 टेस्ट मैचेस जीत पाई, जस्ट 4, और 9 मैचेस में हार गई एंड बाकी के बचे हुए मैचेस ड्रॉ हुए। एंड अगर ओडीआई की बात करें तो 72 मैचेस में इंडियन टीम केवल 23 मैचेस ही जीत पाई थी एंड 42 हार गई थी। जीत से ज्यादा हार, यही वजह थी इतने हॉरिफाइंग नंबर्स के साथ सचिन तेंदुलकर को कैप्टनसी से हटा दिया गया। बात यहाँ तक आ गई थी कि तेंदुलकर की कैप्टनसी खत्म होते होते फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यह साफ साफ कह दिया था He won't win. It's not in the small one's destiny. हालांकि उस मौके पर तेंदुलकर भी सहमत हो चुके थे बीसीसीआई के इस डिसीजन से, क्योंकि एज अ बैट्समैन सचिन से ऊपर उस वक्त कोई नहीं था और अब कैप्टनसी उन पे बिना बात का प्रेशर बना रही थी। इसलिए 1998 में फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टीम इंडिया की कैप्टनसी वापस ले ली थी। लेकिन 1999 में फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था, सचिन को फिर से कैप्टनसी का ऑफर दिया गया एंड इस बार सिचुएशन काफी खराब थी, क्योंकि 1999 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद कैप्टन अजहरुद्दीन कंट्रोवर्सी से घिर चुके थे। उन पर मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस तक लगाए गए एंड मीडिया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एंड इन्हीं चीजों की वजह से रिस्क ना लेते हुए और अजहरुद्दीन के फॉर्म एंड एज को भी देखते हुए मैनेजमेंट ने एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर पे भरोसा दिखाया। ऐसा लग रहा था कि कैप्टनसी खुद सचिन तेंदुलकर को दूसरा मौका दे रही थी प्रूव करने का। बट द मेन क्वेश्चन, क्या वो इस बार भी प्रूव कर पाए या नहीं? कैप्टनसी मिलने के बाद इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था, वो भी 3 टेस्ट मैचेस और एक ट्राई नेशन सीरीज के लिए, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेली जानी थी। एंड अब इंडिया के पास दोबारा नया मौका था डिकेड को खत्म करके वापस क्रिकेटिंग वर्ल्ड में राइज करने का। लेकिन इंडियन टीम को सिर्फ एक चीज मिली और वो थी हार। मैच के बाद मैच, हार के बाद हार। इस बार तो इंडिया की परफॉर्मेंस पहले से भी ज्यादा बेकार लग रही थी। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश एंड देन ट्राई नेशन में 8 में से 7 मैचेस में हार। इंडिया अब अपना डाउनफॉल फेस कर रही थी और जिस कैप्टन के अंडर वो सब हो रहा था वो इस बार सही में शॉक में थे। ऑस्ट्रेलिया से मिली व्हाइट वॉश ने सचिन की कैप्टनसी को एक झटके में हिला के रख दिया था और फैंस की उम्मीद जो वापस से बनने लग रही थी वो हर एक मैच के बाद टूटती हुई नजर आ रही थी। एंड ऑब्वियसली ये सचिन के लिए भी एक टफ फेस था। उसके बाद साउथ अफ्रीका को इंडिया का दौरा करना था, 2 टेस्ट मैचेस और 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज के लिए। ये सीरीज अपने आप में ही इतनी कंट्रोवर्शियल है, इसमें मैच फिक्सिंग से लेकर कैप्टनसी तक सारे पर्दे खुल गए थे। वेल, हमने ऑलरेडी इस 1999 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में वीडियो बना रखा है,
अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया ना ही केवल घर पर 13 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज हार गया था, मगर यहाँ पर अजहरुद्दीन वाले पूरे मैच फिक्सिंग स्कैंडल का भी सच सबके सामने आके खड़ा हो गया था एंड उसके सभी कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड क्रिकेट को देखने को मिला। जहाँ एक तरफ साउथ अफ्रीकन कैप्टन हांसी क्रॉनिया को क्रिकेट से बैन कर दिया गया फॉर मैच फिक्सिंग, वहीं दूसरी तरफ सचिन ने भी इसे फाइनल ब्लो समझ के अपनी कैप्टनसी को अलविदा कह दिया था। एंड इस बार ये बात सचिन के दिल पर लग चुकी थी, क्योंकि ना ही केवल मैच फिक्सिंग के स्कैंडल ने काफी डिसअपॉइंट किया था पूरे देश को, बल्कि उस पॉइंट पर सब इंडियन टीम को बॉयकॉट तक करने लग गए थे। इस बार सचिन ने कैप्टनसी छोड़ने का डिसीजन खुद लिया था एंड वो ये भी मानते हैं कि इंडियन टीम की कैप्टनसी करने का प्रेशर उनसे गेम का एंजॉयमेंट छीन रहा था एंड ऑब्वियसली कैप्टनसी की परफॉर्मेंस और रिजल्ट उनके फेवर में नहीं दिख रहे थे। और इसके बाद अप्रैल 2000 में सौरव गांगुली को इंडियन टीम का नया कैप्टन बना दिया जाता है एंड इसके बाद इंडियन टीम की कैसी शुरुआत होती है ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको सौरव गांगुली के लेगेसी के ऊपर वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद 2007 में भी सचिन को कैप्टन बनने का ऑफर आता है, लेकिन इस बार उन्होंने समझदारी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उस ऑफर को रिजेक्ट करके MS धोनी का नाम रिकमेंड किया, जो कि कितना सही एंड बड़ा डिसीजन साबित हुआ ये तो आज हर बच्चा तक जानता है। ऐसा किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मैच फिक्सिंग एंड सचिन की खराब कैप्टनसी के पैरों के तले एक नया कैप्टन बना बैठा है, जो कि सौरव गांगुली थे, जो ना ही इंडियन टीम को लीड करने वाले थे बल्कि ओवरसीज में जीतते कैसे हैं ये भी सिखाने वाले थे। बेसिकली एक कैप्टन के सैक्रिफाइस के बाद एक नई इंडियन टीम का जन्म हो चुका था एंड इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने एक नए फेज की शुरुआत करी थी, जो कि अब तक चल रहा है। वेल, सचिन की कैप्टनसी के फेज की स्टोरी को जानने के बाद इतना जरूर बता सकता हूँ कि कोई प्लेयर कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन कैप्टनसी एक अलग ही रोल होता है। वेल, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर इंडियन टीम के वर्स्ट कोच ग्रेग चैपल के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर ये जानना है कि IPL कैसे इंडियन क्रिकेट को खत्म कर रहा है तो इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।